ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे हमने बेसिकली उसकी एनाटॉमी पढ़ी थी और उसकी मैकेनिक्स वगैरह कुछ पढ़ी थी कि इंस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सपायरेशन में क्या होता है। ठीक है, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी मेरे ख्याल में 4 लेक्चर्स तक चलेगा, तो ये आज इसका सेकंड लेक्चर। आज हमारा जो पहला टॉपिक है, दिस इज बेसिकली अबाउट एयरवे रेजिस्टेंस। ठीक, अब रेजिस्टेंस क्या है आपको ऑलरेडी पता है कि किसी भी चीज के अंदर अगर किसी के फ्लो के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिस्कस की थी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड फ्लो को कोई रेजिस्टेंस मिलती है तो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है। इसी तरह अगर ये रेजिस्टेंस आपके एयरवे के अंदर हो, एयरवे का क्या मतलब है, आपका नॉस्ट्रल से लेकर लंग्स तक या एल्विलाई तक पूरा एयरवे, अगर दरमियान में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई किसी भी फॉर्म में कोई रेजिस्टेंस है, तो वो क्या चीज है, एयरवे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एयर क्यों फ्लो करती है फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, राइट। बाहर प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर प्रेशर लंग्स में ड्रॉप कर जाता है। इस प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से बाहर से एयर फ्लो करती है और आपके लंग्स के अंदर चली जाती है, इसी ये इंस्पायरेशन के दौरान। इसी तरह इन एक्सपायरेशन क्या होता है, अंदर प्रेशर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड प्रेशर। अंदर प्रेशर बढ़ता है तो वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अंदर से बाहर चली जाती है। ठीक है, ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। अब ये जो रेजिस्टेंस है एयर वे की, या ये जो एयर फ्लो है हमारे पास, एयर फ्लो का क्या मतलब है, एयर का फ्लो, जो एयर जा रही है, ऑक्सीजन वगैरह या गैसेस जो भी जा रही हैं, उसको कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो समझ आ गई कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी आपकी एयरवे के अंदर। ये प्रेशर एक नहीं होना चाहिए था, ये दो प्रेशर किस चीज के हैं, P1 है और एक P2 है। चैट में लिख दो हायर एंड लोअर। ठीक है अली, हायर हायर कहाँ होगा और लोअर कहाँ होगा, आउटसाइड। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया ना, जो आउटसाइड बॉडी है, और जो इनसाइड बॉडी है टू एंड्स पे। बेसिकली रमशा यही बात मैं कह रही हूँ कि एयरवे के दो एंड्स पे जो प्रेशर होगा, एक एयरवे के बिल्कुल बाहर जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरा आपका एयरवे के बिल्कुल एंड पे जो कि आपके लंग्स या एल्विलाई के अंदर प्रेशर है। ये उस प्रेशर की बात कर रहे हैं। एक P1 होगा, एक को हम P2 कह लेते हैं। ठीक है, इस ये एयर फ्लो डिपेंड करता है इन दो चीजों पे, एक प्रेशर का डिफरेंस, जितना प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एयर फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के साथ। मुझे आप ये बताएंगे कि ये जो रेजिस्टेंस के साथ एयर फ्लो है, क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है? डायरेक्ट। एयर फ्लो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है बेटा? डायरेक्ट इनवर्सली। रिलेशन का, हाँ इनवर्सली। डायरेक्ट रिलेशन में बताती हूँ। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतना एयर फ्लो ज्यादा होगा। हालांकि ऐसे तो हो ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एयरवे के रास्ते में, अगर कोई भी रेजिस्टेंस आपने रखी है और वो रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा है, तो आपका जो एयर फ्लो है वो उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं हम, ये इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि जी ये जो एयरवे रेजिस्टेंस है ये ऑब्वियसली डिपेंड करती है, अब ये रेजिस्टेंस कितनी है, किस फॉर्म में है, या आपके एयरवे के डायमीटर पे। एयरवे का डायमीटर क्या है, फॉर एग्जांपल आपका ट्रिकिया है या आपका ब्रोंकाइज है या ब्रोंक्यूल्स है, उनका जो डायमीटर है वो ज्यादा, एक तो नॉर्मल डायमीटर होता होगा सबके एयरवेज का, अगर वो डायमीटर कम हो जाए तो आप मुझे बताएं कि क्या अगर वो डायमीटर कम हो जाए तो एयर फ्लो अच्छा होगा, ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर एयरवे का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है किसी भी किस कंडीशन की वजह से, वो यहाँ पे कंडीशंस हमारे पास लिखी हुई हैं, वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज भी हो सकती है, इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कहते हैं, COPD बोलते हैं इसको, आपने फिजियो में पढ़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा एस्थमा भी हो सकता है, और ऐसा एस्थमा जो कि सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से हो रहा हो ये भी हो सकता है। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से एयरवे का डायमीटर कम हो जाए, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट करेगा आपके एयरवे फ्लो की लेस के अंदर, मतलब कि आपका एयर फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। अब इन कंडीशंस को हम इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एस्थमा। एस्थमा क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म्स में, अभी हम एस्थमा नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ एयरवे पढ़ रहे हैं, तो इनको हम डिस्कस करना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि एस्थमा क्या है। एक एलर्जिक रिएक्शन,
ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन कहाँ पे एलर्जी हो रही है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या आपके एयरवे के अंदर। और एयरवे में कौन सी जगह? बेसिकली आपके ब्रोंकाई या आपकी ब्रोंक्यूल्स। यहाँ पे 3 एयरवेज दिखाएं। एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल एयरवे, इसके अंदर इतना डायमीटर होता है, एयर यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है। दूसरा एयरवे वो दिखाया है उस इंसान का एयरवे जिसके अंदर एस्थमा है, ऑलरेडी एस्थमा उसका डायग्नोज हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस वक्त उसको, आपको ये पता होगा एस्थमा का अटैक होता है लोगों को जिनको एस्थमा होता है, ठीक है। तो ये वो एयरवे है जो कि विदाउट अटैक है, और ये वो एयरवे है जिसके अंदर इस टाइम पे उसको एस्थमा का अटैक हुआ। तो आप मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा डायमीटर किसका कम है? वो उसका जिसको एस्थमा है या उसका जिसको एस्थमा का अटैक उस वक्त हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग अटैक या ड्यूरिंग, आप ऐसे कहें कि जिस वक्त एस्थमा के सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है उस वक्त उसका डायमीटर। तो आप मुझे बताएं इसमें से सबसे कम एयर फ्लो किसका होगा इन तीनों में से? ये 1, ये 2, ये 3, इनमें से किसका ज्यादा होगा? सबसे एयरवे कम होगा, तो एयर फ्लो सबसे कम होगा, ठीक है, 3 का सबसे कम होगा। वजह क्या है कि यहाँ पे जो डायमीटर है आपके ब्रोंकाई का या ब्रोंक्यूल का, वो डायमीटर कम हो गया, ठीक है। वो कम क्यों हुआ है? एस्थमा की वजह से। एस्थमा होता क्या है? एक एलर्जिक रिएक्शन है। इस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो आपके ब्रोंकाई के मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्मूथ मसल्स का बना है, ये सारे स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं एस्मा के बेसिकली। किसी को पोलन से एलर्जी होती है, उसका एस्मा होता है। किसी को कोल्ड, जिन लोगों का एस्मा होता है उनको सिर्फ ठंडी हवा से भी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को किसी और चीज की वजह से, कुछ पीनट्स की एलर्जी होती है, कोई भी एलर्जी हो सकती है क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन है ना। तो एस्मा हमारे पास वाइड फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास सारा कुछ। तो उसके अंदर जो भी एलर्जी होगी, ड्यूरिंग एलर्जी क्या होगा, उसकी जो मसल्स हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो भी एयरवे है वो आपका और छोटा हो जाएगा, उसका डायमीटर कम हो जाएगा, ठीक है। तो एस्मा की वजह से अब होता क्या है, अगर किसी को एस्मा है या एस्मा का अटैक हुआ है तो उसको क्या होगा, उसके एयरवेज नैरो हो जाएंगे। हमें ये पता लग गया डायमीटर कम हो जाएगा। अगर एयरवे नैरो होंगे तो अब जिस एयर ने वहां से पास करना है या जो एयर फ्लो वहां से गुजरेगा, उसके लिए ज्यादा मसल्स को जरूरत पड़ेगी या एयर को ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लेट से मेरा जो ब्रोंका है वो डायमीटर उसका कम है, तो अब अगर मैं सांस ले रही हूँ और मेरे इंस्पिरेटरी मसल्स हैं जो कि इंस्पिरेशन करवा रहे हैं, तो क्या अब मेरे मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा फॉर दी एयर पैसेज के एयर अंदर आ जाए, या मेरे मसल्स उतना ही काम करेंगे और एयर उसी तरह अंदर चली जाएगी? ये मसल्स को ज्यादा काम कर नहीं। अली, ये जो एलर्जी की हम बात करें, ये लोगों की एलर्जी की बात नहीं कर रहे, ये हम फिजिकल किसी ना किसी एलर्जन की बात करें, ठीक है। तो हमारे जो मसल्स हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा फॉर, तो हम ये कहते हैं कि इसीलिए ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग। मतलब क्या है कि जो मसल्स ब्रीदिंग करवा रहे थे, चाहे वो एक्सपायरेशन करवा रहे थे या इंस्पायरेशन करवा रहे थे, उनका वर्क बढ़ जाएगा, उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, एक सिम्टम आती है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का क्या मतलब है? सांस उखड़ने लग जाता है, ठीक है। इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की मेडिकल टर्म है डिस्निया, ये याद रखिएगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो पहले। ये डिस्पनिया नहीं है, पी साइलेंट है यहाँ पे, डिस्निया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मेनी पोटेंशियल कॉजेज हैं इस एस्थमा के, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। हम जिस कॉज को डिस्कस करना चाह रहे हैं या हमने एस्थमा को क्यों यहाँ डिस्कस किया है, उसकी वजह है हम पढ़े एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, और एक्सरसाइज कैन बी अ ट्रिगर फॉर एस्थमा। तो जिन लोगों को एक्सरसाइज की वजह से एस्थमा होगा, उस एस्थमा का नाम ही एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा रख दिया जाता है। मतलब कि उनको एस्थमा होता है, सारी सिम्टम्स एस्थमा की ही होती हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से होता है। तो या तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही हो जाता है, या फिर एक्सरसाइज जैसे ही वो बंद करते हैं या एक्सरसाइज खत्म होती है उसके फौरन बाद उनके सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी को एक्सरसाइज करने की वजह से एस्थमा होता है तो क्या होगा, उसकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, वो इतना अच्छा बेहतर तरीके से एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म कर सकेगा। कंडीशन हमने पढ़ ली एस्थमा की। एस्थमा किसी एक एलर्जन की वजह से भी हो सकता है और वो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन जो हम एयरवे के रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे वो है COPD। COPD स्टैंड्स फॉर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यहाँ पे पल्मोनरी नहीं लिखा, लंग लिखा है। पल्मोनरी और लंग एक ही चीज होते हैं ना, ये डिफरेंट चीजें हैं। पल्मोनरी सिस्टम के अंदर आपका लंग्स है, आपका जितना भी एयरवे है, सारी उसकी हम बात करें, ठीक है। तो अब ये COPD है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी में COPD पढ़ी है पहले? COPD है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है?
फिजियो 3 में या जब भी पल्मोनरी सिस्टम पढ़ा था, फिजियो 2 में पढ़ा था। अच्छा चलो मैं यहाँ पे एक इंट्रो फिर भी दे देती हूँ, अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ। सीओपीडी ऐसी डिजीज, नाम से पता लग रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसी पल्मोनरी डिजीज जिसके अंदर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो और वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक हो। क्रॉनिक का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि कोई ऐसी पल्मोनरी डिजीज जिसकी वजह से एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आई है या एयरवे के अंदर रेजिस्टेंस आई है, और ये जो भी डिजीज है ये क्रॉनिक चली है, मतलब कि कुछ टाइम हो गया इसको। तो इसकी दो टाइप्स होती है हमारे पास सीओपीडी की, एक एम्फाइसीमा, दूसरा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। These two are the types of COPD, emphysema and chronic bronchitis. ठीक है, मैं जनरली से बता देती हूँ कि वो क्या चीजें होती है। दोनों में क्या है, आपके एयरवे का रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, एयरवे की रेजिस्टेंस बढ़ती है, एयरवे नैरो हो जाते हैं, एयर का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अंदर एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट होती है, वो क्या है कि इस कंडीशन में सीओपीडी में एस्मा के अंदर तो एयर फ्लो लिमिटेड था ना, तो इंस्पायरेशन भी लिमिटेड थी और एक्सपायरेशन भी लिमिटेड थी। लेकिन सीओपीडी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज या बड़ी जो मेन चीज है हमारे पास, वो क्या होती है? एक्सपायरेशन लिमिटेड होती है। मतलब कि जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है, ये नॉर्मल एयरवे है और ये सीओपीडी का एयरवे। इसमें क्या है, नॉर्मल एयर फ्लो ऐसे हो रहा है, अंदर आ रही है और अंदर से बाहर जा रही है। सीओपीडी के अंदर क्या हो रहा है कि एयर अंदर आ तो लाजमी रही है, लेकिन अंदर से बाहर इतनी प्रॉपर नहीं जा रही। नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही? क्योंकि एक्सपायरेटरी जो सिस्टम होता है ना, उसका मैल फंक्शन होती है। वो एक्सपायरेटरी मैल फंक्शन क्या होती है? वो मैल फंक्शन हमारे पास इस ब्रोंकाई के लेवल पे भी आ सकती है। ठीक है, मतलब कि वो ब्रोंकाई के अंदर इतनी ऑब्स्ट्रक्शन है कि वहां से एयर वापस नहीं जा रही। और दूसरी ऑब्स्ट्रक्शन ये भी हो सकती है कि इस एल्व्यूलाई में बाहर क्यों जाती है? एक्सपायरेशन हमने पढ़ी थी कि पैसिव रिकॉइलिंग होती है एक्सपायरेशन, ठीक है ना। तो रिकॉइल किस वजह से होती है? आपका जो एल्व्यूलाई है वो इलास्टिक टिश्यू का बना होता है, और वो इलास्टिक टिश्यू जब रिकॉइल करता है तो एयर अंदर से बाहर जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके एल्व्यूलाई डिस्ट्रॉय हो गए, या एल्व्यूलाई का जो इलास्टिक टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो रिकॉइलिंग नहीं होगी ना। अगर रिकॉइलिंग नहीं होगी तो अंदर से एयर बाहर नहीं जाएगी, और अगर अंदर से एयर बाहर नहीं जाएगी तो क्या होगा? एयर वहां ट्रैप कर जाएगी। तो वो जो ट्रैपमेंट ऑफ एयर है, हम ये कहते हैं कि एक्सपायरेशन प्रॉपर नहीं होती इसके अंदर। ये सीओपीडी का मेन एक फीचर है, डायग्नोस्टिक फीचर है। डिफरेंट आगे स्पायरोमीट्री वगैरह के थ्रू डायग्नोस करते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना कि वो बाहर क्यों नहीं जा रही, एक रीजन ये है कि ब्रोंकाई में मसला होगा, और एक रीजन ये है कि आपके एल्व्यूलाई की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। तो अगर एल्व्यूलाई की डिस्ट्रक्शन की वजह से एयर बाहर नहीं जा रही, इसको कहेंगे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब ही यही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलाई। और अगर वो ब्रोंकाई के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं जा रही, तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाई में क्या ऑब्स्ट्रक्शन होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। आईटीआईएस वर्ड का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन। किसकी इन्फ्लेमेशन की बात करें हम? ब्रोंकाई की। तो अगर ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन, और हमने साथ एक वर्ड बोला है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब कि ऐसी ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन जो कि अरसे तक चली है, लंबे अरसे तक चली है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पर आते हैं, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहां पे ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस क्या होता है? जो आपके सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो अगर म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो क्या होगा? एयर अगर अंदर आ भी गई है तो वहां से वापस नहीं जा सकेगी, और अगर वो वापस नहीं जा सकेगी तो एयर ट्रैप हो जाएगी। अब हम इसको कह, ब्रोंकाइटिस में इंस्पायरेशन भी लिमिटेड होती है और एक्सपायरेशन भी लिमिटेड होती है, लेकिन एम्फाइसीमा में ज्यादा लिमिटेड जो है आपकी सिर्फ एक्सपायरेशन होती है। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है सीओपीडी के? सीओपीडी क्या चीज होती है, इसको यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं एक दफा। कि सीओपीडी के अंदर बेसिकली दो लंग की डिजीजेस आ रही हैं। सीओपीडी का मतलब क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। एक चीज है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है? म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और वो म्यूकस आपके एयरवे को ब्लॉक कर देता है। दूसरी कंडीशन क्या है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है कि जो आपके एल्व्यूलाइज हैं बेसिकली वो कोलैप्स कर जाते हैं। वो कोलैप्स करते हैं तो एयर ट्रैप हो जाती है और एयर यहाँ से बाहर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि एल्व्यूलाइज रिकॉइल नहीं कर पाते। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा? जाहिर सी बात है वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। वर्क ऑफ ब्रीदिंग का क्या मतलब है? अब जो आपके मसल्स हैं जिन्होंने एक्सपायरेशन करवानी थी या जिन्होंने इंस्पायरेशन करवानी थी, वो ज्यादा काम करेंगे। होगा क्या? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मेडिकल टर्म क्या है? अभी हमने पढ़ी थी, कोई लिखेगा चैट में? डिस्निया। यस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बेसिकली हम डिस्निया कहते हैं। तो होगा क्या? मे इंटरफेयर विद द एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग की एक्टिविटीज कैसे लिमिटेड होंगी? अगर मैंने सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना, मैं नहीं चढ़ सकूंगी क्योंकि मेरे मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ऑलरेडी मेरा जो एयर फ्लो है वो लिमिटेड है। तो एक्सरसाइज के साथ भी मसला होगा, और डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज है उनके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एयर वे रेजिस्टेंस पढ़ी है। एयर वे रेजिस्टेंस हमने पढ़ ली कि जी दो चीजों पे डिपेंड करती है। एयर फ्लो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक रेजिस्टेंस पे और दूसरा पार्शियल प्रेशर के ऊपर। जो रेजिस्टेंस है वो आगे दो फॉर्म में हो सकती है, वो एलर्जी फॉर्म में भी हो सकती है जैसे एस्थमा, वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज भी हो सकती है जैसे सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर फर्दर आगे दो चीजें, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब टॉपिक है हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का मतलब है लंग्स से रिलेटेड बात हो रही है। वेंटिलेशन का क्या मतलब है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वेंटिलेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड। कहाँ इनसाइड और कहाँ आउटसाइड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, एक मिनट में कितनी एयर अंदर आई है और कितनी एयर अगर बाहर जा रही है, उसको हम कहते हैं ये वेंटिलेशन है। और अगर वो लंग्स में से अंदर बाहर हो रही है तो हम उसको कहेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जी अब ये जो अमाउंट ऑफ गैस वेंटिलेटेड पर मिनट है, मतलब कि एक मिनट में कितनी गैस वेंटिलेट हुई है। गैस का क्या मतलब है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं यहाँ। इज द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग एंड द अमाउंट ऑफ गैस विच इज मूव्ड पर ब्रेथ। मतलब कि एक मिनट में कितनी होती है ब्रेथ्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट? नहीं 20 to 30 नहीं, 12 to 16। यस, जनरल 12 to 16 भी कह सकते हैं, 12 to वो भी कह सकते हैं, 18 भी कह सकते हैं। तो जो 20 to 30 की आप बात कर रहे हैं ना, वो 30 to 40 की वैल्यू होती है जो कि एक्सरसाइज में होती है। नॉर्मल वेंटिलेशन एट रेस्ट 12 to 16 ब्रेथ्स अक्सर लिखा जाता है। तो वो अगर एक मिनट में आप 12 दफा सांस ले रहे हैं तो एक दफा सांस लेने में कितनी एयर अंदर गई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी दफा आपने सांस ली है, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ एयर आ जाएगी कि कितनी एयर अंदर पूरे मिनट में गई। ठीक है, वो हम यहाँ पे मेजर करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज वेंटिलेटेड, वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, उस इंसान ने कितनी दफा सांस लिया एक मिनट में, और एक ब्रेथ के साथ कितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर गई है, इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें फ्रीक्वेंसी के साथ तो आपके पास जो वैल्यू निकलती है वो किसकी है, वेंटिलेशन की वैल्यू। ठीक है, एक मिनट की। ये यहाँ पे लिखा है टाइडल वॉल्यूम है अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड पर ब्रेथ, एक सांस के अंदर कितनी एयर अंदर बाहर होती है, और ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। इसी को अब हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। हम ये कहते हैं कि जितना सांस हमने लिया है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, क्या वो सारा का सारा आपके लंग्स में पहुंच जाती है एयर? नहीं। वो क्यों नहीं पहुंचती है, वो कहाँ चली जाती है? क्योंकि यहाँ से तो हम अंदर ले गए, अगर हमने सांस लिया है मुंह से तो अंदर ले गए, तो फिर वो अगर लंग्स में नहीं पहुंचा तो वो कहाँ पहुंचा, या वो वहां से कहाँ चला गया, उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जी नॉट ऑल ऑफ द एयर दैट पासेस द लिप्स reaches the alveolar gas, yes, dead space। alveolar gas कंपार्टमेंट में नहीं जाती है, the gas exchange अगर गैस एक्सचेंज कहाँ होती है, alveolar gas के अंदर। तो पार्ट ऑफ ईच ब्रेथ रिमेन्स इन द कंडक्टिंग एयरवे। हमने दो एयरवेज पढ़े थे ना लास्ट टाइम, रेस्पिरेटरी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन, एक को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। एल्वुलर कौन सी है, रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही है। और कंडक्टिंग जोन कौन सी है, जैसे ट्रेकिया है या ब्रोंका है, जहाँ से एयर पास करके जा रही है। वो कहते हैं कि जी सारी की सारी जो गैस है जो कि आपने मुंह से ली है अंदर की तरफ, जितना सांस लिया, वो सारा आपकी एल्वुलर स्पेस में नहीं जाता, वो कुछ दरमियान में भी अटक जाता है, कुछ रह जाता है। वो जो रह जाता है वो अनयूज्ड वेंटिलेशन है ना, मतलब कि उसने आपके रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं लिया है। उस अनयूज्ड वेंटिलेशन को हम कहते हैं डेड स्पेस वेंटिलेशन। और जिस जगह पे वो हो रही है, अगर वो ट्रेकिया में हो रही है या वो ब्रोंकाई में हो रही है, उस जगह को हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। नेचुरली एक इनबिल्ट आपका एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि जितना भी आप सांस लेते हैं वो सारा आपके एल्वेलास में नहीं जाता, वो तो कुछ दरमियान में भी रह जाता है। वो अगर दरमियान में रह जाता है तो उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, उस जगह को और उस वेंटिलेशन को या उस अमाउंट ऑफ एयर को जो कि रेस्पिरेटरी जिसने काम नहीं किया आपका जाके, उसको हम कहते हैं डेड स्पेस वेंटिलेशन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कुछ आगे आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी, वो देख लेते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, रिवाइज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन गैस, वॉल्यूम ऑफ द इंस्पायर्ड गैस that reaches the respiratory zone is referred to as the alveolar ventilation। ठीक है, इससे पहले हमने क्या थी, डेड स्पेस वेंटिलेशन और एल्वुलर वेंटिलेशन। आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में एक चीज पढ़ी थी कि जी रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है, एक पल्मोनरी रेस्पिरेशन और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। याद है आपको? ठीक है, अब वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो हम पढ़ रहे हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स।
either this is an alveolar ventilation जो कि alveolar के लेवल पे हो रही है, या फिर डेड स्पेस वेंटिलेशन जो कि उससे ऊपर हो रही है। तो टोटल मिनट वेंटिलेशन कितनी होगी, इसको हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, डेड स्पेस वेंटिलेशन को और एल्व्यूलर वेंटिलेशन में। तो टोटल वेंटिलेशन इज इक्वल टू दी एल्व्यूलर वेंटिलेशन प्लस डेड स्पेस वेंटिलेशन। मतलब कि ये टोटल वेंटिलेशन या टोटल अमाउंट ऑफ एयर वो है जो कि आपने सांस लिया था और आपके अंदर गई। एल्व्यूलर वेंटिलेशन वो है जो कि एल्व्यूलर के लेवल पे गैस एक्सचेंज हुई, और डेड स्पेस वेंटिलेशन वो है जो कि एल्व्यूलर तक नहीं पहुंची और सिर्फ डेड स्पेस में रह गई। ठीक है, अब आते हैं कुछ वॉल्यूम्स, रटे वाली चीजें हैं सारी। ठीक है, इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं क्या चीज है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। कोई मुझे बताएगा क्वाइट ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय द क्वाइट ब्रीदिंग? चुप करके सांस लेने को कहते हैं। दूसरा सांस हम शोर मचा के लेते हैं, रेस्टिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग। यस, ठीक है, विदाउट नहीं, वर्क तो इसमें भी हो रहा है, विदाउट एक्स्ट्रा वर्क आप ऐसे कह लें। या हम यहाँ पे क्वाइट ब्रीदिंग का वर्ड क्यों यूज करते हैं, उसकी वजह ये है कि इसके बाद हम एक वर्ड यूज करेंगे एक्सरसाइज का। तो क्वाइट ब्रीदिंग और एक्सरसाइज की जो ब्रीदिंग है वो दोनों डिफरेंट है। एक्सरसाइज में फोर्स ब्रीदिंग हो रही है, ये ज्यादा वर्क लग रहा है, और क्वाइट ब्रीदिंग में लेस वर्क लग रहा है, और वो नॉर्मल रेस्टिंग आपकी ब्रीदिंग है। ठीक है, अगर रेस्टिंग पॉइंट के ऊपर आपने रेस्टिंग स्टेट है जिसे आप सिंपल सांस ले रहे हैं, इसके अंदर कितनी एयर एक ब्रेथ के साथ अंदर या बाहर आई है, इसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये कितना होता है नॉर्मली 500 मिलीलीटर्स। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, ये वो अमाउंट ऑफ गैस है in excess of tidal volume that can be inhaled with the maximum effort। अब यहाँ इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये है क्वाइट ब्रीदिंग के साथ, मतलब कि आपने एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया इसमें, ये एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क नहीं किया, काम फिर भी हुआ है मसल्स का लेकिन एक्स्ट्रा वर्क नहीं हुआ। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? आप ऐसे कहें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड विद द मैक्सिमम एफर्ट। मतलब कि जितना भी जोर लगा के आप एयर जितनी अंदर लेकर जा सकते हैं, वो जितनी अमाउंट ऑफ एयर होगी या जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर होगी, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि इंस्पायरेशन के साथ मैक्सिमम कितना वॉल्यूम एयर का अंदर जा सकता है, उसकी वैल्यू क्या है? 3000। फिर आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगी? ऐसी अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ द टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सहेल्ड विद द मैक्सिमम एफर्ट। दोबारा वही बात, इंस्पायरेटरी रिजर्व वाली, बस डिफरेंस क्या है कि इसमें हम एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर्ड, जो कि आप निकाल सकते हैं विद मैक्सिमम एफर्ट। जितना जोर लगा के आप एक्सपायर कर सकते हैं, वो जो अमाउंट ऑफ एयर है उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा ऐसा करो, हमारे पास ना 10 मिनट है वैसे तो, चलो नहीं अभी है 10 मिनट। जब आखिरी टाइम आने लगेगा ना, मैं आप लोगों को कहूंगी चैट में ना कि प्रेजेंट लिख दीजिएगा। ये सेशन खत्म होने से पहले मैं आपकी ये चैट सेव कर लूंगी, फिर जैसे ये सेशन खत्म होगा दूसरे पे लिंक करके आप लोग आ जाइएगा, अपना लेक्चर हम वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ एयर remaining in the lungs after the maximum expiration, that is the amount of air that can never be voluntarily exhaled। मतलब कि आप जितनी भी मैक्सिमम एक्सपायर करके एयर निकाल लें, वो सारी की सारी एयर आपके लंग्स में से कभी भी नहीं जाती। कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम जो है आपका एयर का, कुछ मिलीलीटर्स आपके लंग्स में रह जाते हैं। वो जो पीछे रह जाता है आफ्टर द मैक्सिमम एक्सपायरेशन, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और वो कितना होता है? 1300 मिलीलीटर्स। मतलब कि अगर आप मैक्सिमम एक्सपायर भी कर लें तो भी उसके बाद 1300 मिलीलीटर्स ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है वो आपका फिर भी लंग्स में रह जाता है। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको, वाइटल कैपेसिटी को। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एयर that can be forcefully exhaled following the maximum inspiration। मतलब कि अगर आपने मैक्सिमम इंस्पायर करके उसके बाद कितनी आप एक्सपायर कर सकते हैं या कितना मैक्सिमम कैपेसिटी को बाहर निकाल सकते हैं, उस कैपेसिटी को कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। कितनी होती है? 4700 मिलीलीटर्स। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग द नॉर्मल एक्सपायरेशन। सिंपल रेस्पायर करने के बाद रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स में होता है, लंग्स में, डेड स्पेस की बात नहीं करें, हम लंग्स की बात करें। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या कहते हैं हम कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, मतलब कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आप जोर लगा के कितनी अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हैं, वो कैपेसिटी क्या है आपकी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगी? अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स फॉलोइंग अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी आपके लंग्स में अगर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, रेजिडुअल वॉल्यूम। वो क्या था? मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जितने वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर रह जाते हैं वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितने वॉल्यूम ऑफ एयर आपके अंदर रह जाते हैं लंग्स में, वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। दोनों में से कौन सी ज्यादा होगी? रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा था या ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज्यादा है? FRC ये ज्यादा है, यस। क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद है और वो मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद थी। ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है जी? अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मतलब कि पूरा सांस लेने के बाद आप मतलब सीधी बात है कि कितना मैक्सिमम आप एयर लंग्स के अंदर लेकर जा सकते हैं, उस अमाउंट ऑफ एयर को हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब कि आपके लंग्स में टोटल इतनी कैपेसिटी है एयर को कंज्यूम करने की या रखने की, तो कितनी होती है? 6000। फिर आ जाती है हमारे पास स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ दी, या आप लोगों ने बड़ी दफा इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। होता क्या है? अगर लंग के वॉल्यूम्स को मेजर करने का और इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड एयर के जो वॉल्यूम को मेजर करने का जो फिनोमेना है या जो तरीका है या जो साइंस है, उसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री के अंदर जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको कहते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है। और स्पायरोमीटर देखने में कैसा लगता है? ऐसा होता है। स्पायरोमीटर है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिजिटल स्पायरोमीटर्स वगैरह होते हैं। पर्सन को नेजल क्लिप्स लगा देते हैं, नोज क्लिप्स होते हैं, और वो सिर्फ मुंह से सांस लेता है, इनहेल भी करता है और एक्सहेल भी करता है। डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स जो हैं वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। अब लंग वॉल्यूम्स अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो ही हम डिफरेंट जो हमारे पास डिजीजेस हैं उनको मेजर कर सकते हैं ना। वो डिजीजेस कौन सी थी? COPD भी हो सकती है, आजमा वगैरह भी हो सकता है, और आपके स्पायरोमीट्रिक बाकी टेस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा एक चीज हम रिवाइज करते हैं, वाइटल कैपेसिटी को और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को। वाइटल कैपेसिटी हमें पता है क्या चीज है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम या FEV1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड इन 1 सेकेंड ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन। मतलब कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन के दौरान, हम पूरी एक्सपायरेशन की बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सपायरेशन में जब वो पूरा जोर लगा के एक्सपायर कर रहा है इंडिविजुअल, तो 1 सेकंड में कितने वॉल्यूम ऑफ एयर उस इंडिविजुअल के एक्सपायर हुए हैं, उस 1 सेकंड के वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या नाम है? FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो हमारे पास एक रेशियो आती है FEV1/VC। VC क्या चीज है? वाइटल कैपेसिटी है। तो ये जो रेशियो है ये नॉर्मल कितनी होती है? ग्रेटर देन 80% या इक्वल टू 80% अगर ये रेशियो आए तो हम कहते हैं ये इंडिविजुअल का स्पायरोमेट्री के थ्रू हमें पता लगा कि फंक्शंस नॉर्मल है। अगर ये FEV1/VC की रेशियो ज्यादा या कम हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि COPD डायग्नोज होता है। COPD के अंदर ये जो रेशियो है ये 33% होती है, which is very less than the 80%। मतलब कि नॉर्मल अगर 80% या 80% से ज्यादा नॉर्मल है हमारे पास, तो 33% तो बहुत ही बिलो नॉर्मल है ना। तो उसमें हमें पता लगता है कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी, और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव COPD का डायग्नोस्टिक फैक्टर है वो हमारे पास। ठीक है। कुछ फिर आ जाता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ लॉज है हमारे पास। डॉल्टन का लॉ था, पढ़ा हुआ पहले? डॉल्टन लॉ पढ़ा हुआ पहले? ठीक है क्या कि डाल्टन्स का लॉ ये कहता है कि अगर आपने एक कंटेनर में गैस रखी हुई, 3 गैसेस रखी हुई, तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो सम होगा अंदर प्रेजेंट इंडिविजुअल गैस का। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर बॉटल है और उस बॉटल के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है, जैसे हम एटमॉस्फेरिक एयर की हम एग्जांपल ले लें, तो उसके अंदर जो टोटल प्रेशर आपकी वो बॉटल लगा रही है, वो टोटल प्रेशर किस चीज का सम है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन। मतलब कि इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर मिलता है, जिस भी चीज की हम बात करें। फिर आता है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये लॉ ये कहता है कि जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास, रेट ऑफ गैस ट्रांसफर। वी का मतलब क्या है? रेट ऑफ गैस ट्रांसफर। ये जो रेट ऑफ गैस ट्रांसफर है ये इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ चीजों पे डिपेंड कर रही है। ए का क्या मतलब है? एरिया। मुझे बताएंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन या इनवर्सली? डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एरिया
एरिया हमारे पास ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वहां पे गैस की डिफ्यूजन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है टी का मतलब क्या है, टिश्यू की थिकनेस। अब ये बताएं क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ गैस ट्रांसफर के साथ या इनवर्सली? ये इनवर्सली। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टिश्यू के अक्रॉस डिफ्यूजन होनी है, अगर उस टिश्यू की थिकनेस ज्यादा है, मतलब कि उस टिश्यू के अंदर 3 लेयर्स की उसकी मेम्ब्रेन है या 4 लेयर्स सेल की मेम्ब्रेन है, तो वहां से गैस की डिफ्यूजन उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। इनवर्सली होगा, जितनी थिकनेस ज्यादा टिश्यू की उतना कम आपका डिफ्यूजन। फिर आता है हमारे पास डी। डी क्या है? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना उस गैस का डिफ्यूजन, मतलब कि वो गैस जितनी, हर गैस की डिफ्यूजन पॉसिबल जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। कोई गैस ज्यादा इजीली डिफ्यूज हो सकती है, कोई गैस थोड़ी मुश्किल से डिफ्यूज होती होगी, तो हर एक की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू, जितना ज्यादा उसके डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ गैस ट्रांसफर होगा। फिर आता है पार्शियल प्रेशर। अब ये बताएं पार्शियल प्रेशर के साथ, ये जो प्रेशर डिफरेंस है उस गैस का, उसके साथ रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? ये भी डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि जितना गैस का प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा किसी भी टिश्यू के अक्रॉस, वहां पे रेट ऑफ गैस ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। ये लॉ क्या है हमारे पास? फिक्स लॉ। इससे पहले कौन सा लॉ पढ़ा हमने? डाल्टन्स लॉ, ठीक है। फिर हमारे पास है कि जी सिंपल ब्लड फ्लो की बात करते हैं कि जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है, ये हमें पता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है? वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स के अंदर लेके जा रही है ब्लड, या लंग्स में से बाहर लेकर जा रही है, वो पल्मोनरी सर्किट है। इसके अंदर जो प्रेशर होता है, रेट ऑफ फ्लो सेम है हमारे पास, मतलब कि पल्मोनरी सर्किट के अंदर भी ब्लड फ्लो उतना ही होता है ऑलमोस्ट जितना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होता है, लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर कम होता है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि वो वेजोडाइलेट कर जाती है इस वजह से। When standing, most of the blood flow is at the base of the lungs due to the gravitational force. ये पॉइंट क्या, पल्मोनरी सर्किट बेटा सिंपल जैसे सिस्टेमिक सर्किट होता है ना सर्कुलेशन का, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है? वो कौन सी आर्टरीज जो कि हार्ट की तरफ आ रही है या हार्ट से लेकर जा रही है। पल्मोनरी सर्किट वो आर्टरी या उस वेन को कह रहे हैं जो कि लंग्स की या लंग्स की तरफ ब्लड ला रही है या लंग्स में से लेके हार्ट की तरफ ब्लड लेके जा रही है, उसको पल्मोनरी सर्किट कह रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो जो ज्यादा ब्लड है वो कहाँ होता है? बेस ऑफ द लंग पे। तो बेस ऑफ द लंग पे वो क्यों होता है आपके ख्याल में? बेस ऑफ लंग पे ब्लड फ्लो क्यों ज्यादा होता है? यहाँ रीजन लिखा हुआ है साथ, ग्रेविटी की वजह से, मतलब कि जितनी ग्रेविटी एक्ट कर रही है ब्लड उतना ज्यादा बेस पे ज्यादा होता है, एपिसेस पे कम होता है। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे पल्मोनरी सर्कुलेशन। मैम मैंने पिछले उसमें नहीं लगाई थी तो यहाँ पर डिसेबल आ रही है चैट। नहीं, चैट डिसेबल अब हो गई है। मुझे तो चैट में, ठीक है लिखो, यहाँ लिख दो जो भी प्रेजेंट है। अच्छा जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम पढ़े थे ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो पढ़ लिया हमने कि बेस पे ज्यादा होता है और एपिसेस पे कम होता है, लेकिन ये जो ब्लड फ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक्सरसाइज में डिफरेंट हो जाती है। और वो कैसे डिफरेंट होती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड फ्लो एपिसेस पे ज्यादा जाता है और बेस पे कम होता है। उसकी वजह क्या है कि ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, इस वजह से एपिसेस पे ज्यादा जाता है, ठीक है। और कोई इतना सॉलिड रीजन नहीं है उसका। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ये आप लोगों को पता है। इसको थोड़ा सा रिवाइज, यहाँ से रिवाइज करने के बाद बजाय हम ऐसे जनरली से रिवाइज कर लेते हैं। हार्ट में से, यहाँ से नजर आ रहा है आपको थोड़ा सा और, पल्मोनरी सर्कुलेशन हम किसको कह रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी को और पल्मोनरी वेन को। मुझे बताएंगे पल्मोनरी आर्टरी क्या लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है या लंग्स से अवे ब्लड लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड डायरेक्शन कहाँ है? ब्लड की डायरेक्शन क्या है? क्या वो हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जा रही है या लंग्स से अवे लेकर जा रही है? लंग्स की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है, टुवर्ड लंग्स। और उसके बाद जो वेन है वो लंग्स से लेकर कहाँ लेके जा रही है? हार्ट में। तो आप मुझे बताएं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा? पल्मोनरी आर्टरी में होगा या पल्मोनरी वेन में होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होगा? पल्मोनरी आर्टरी में। यस, पल्मोनरी आर्टरी में होगा। क्यों? ये यही चीज आप डिफरेंट है सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ कि सिस्टम। बेटा मैम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपको वो चैट भेज रहे हैं तो बार बार आ रहा है कि यू कैन नॉट सेंड द चैट। यस मैम, चैट डिसेबल है। यस मैम। लो मेरे पास इधर मैसेजेस पे मैसेजेस आई जा रहे हैं। आपकी चैट कैसे डिसेबल है बेटा? पता नहीं मैम, मेरी तरफ से मैम डिसेबल है, नहीं आ रहा। यस मैम। वो मैम नोटिफिकेशन आ जाता है यू कैन नॉट चैट ड्यूरिंग द मीटिंग। यार आप लोग एक दफा मैम मेरा भी ऐसे ही हो रहा था पहले। अच्छा ठीक है मैं चेक करती हूँ। सबर। मैम लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ पे मिलेगी? बेटा मैं ना YouTube पे डाल दूंगी। इसके बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगी इसी ईमेल के थ्रू कि लेक्चर कहाँ डाला है मैंने। ठीक है, वहां पे आ जाएगी रिकॉर्डिंग। जी ठीक। तो हम पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ रहे थे बेटा। सिंपल सी सर्कुलेशन है कि लंग्स से आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लंग्स से लेकर जो आपकी हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाती है ना। तुम लोगों ने अब जहां मौका मिले ना वहां फायदा उठा लिया करो। ठीक है, अच्छा जी। पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन हमने पढ़ ली है। उसके बाद ये डायग्राम में बस एक रहती है आपकी। अगर इस ग्राफ में देखो क्या क्या चीजें प्लॉट की हुई है भला। इस ग्राफ में क्या क्या चीजें प्लॉट की हुई हैं? रिब नंबर एंड ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो को प्लॉट किया हुआ है और रिब नंबर को प्लॉट किया हुआ है। बेसिकली हम लंग्स की उसकी बात करते हैं कि ये बॉटम ऑफ लंग्स है और ये टॉप ऑफ द लंग्स है। तो इसमें आपके पास क्या चीज नजर आ रही है? ब्लड फ्लो। आप देखो ब्लड फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है। किस तरफ? जैसे जैसे हम लंग्स से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ब्लड फ्लो, रीजनल ब्लड फ्लो विद इन द लंग्स क्या है कि ज्यादा कहाँ पर होता है? बॉटम ऑफ द लंग्स में ज्यादा होता है, और सबसे कम कहाँ होता है? ब्लड फ्लो टॉप ऑफ द लंग्स में कम होता है। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस ऑफ द लंग्स पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टॉप ऑफ द लंग्स। लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब ड्यूरिंग रेस्टिंग या नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग है। ये चीज डिफरेंट कर जाती है कब? जब एक्सरसाइज होती है, और एक्सरसाइज में ब्लड कहाँ पे ज्यादा हो जाता है? आपके एपिसिस पे, लंग के एपिसिस पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपका लेक्चर था, खत्म हो गया। सोफिया बेटा आप क्या कह रहे हो? कनेक्ट नहीं हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा? लेक्चर आपका खत्म हो गया। एक दफा चैट में अगर अब हैं तो दोबारा प्रेजेंट लिख दें एक दफा। अगर किसी ने पहले नहीं लिखा था तो अब लिख दें। पिछली वाली मैंने सेव कर ली थी। बेटा रिब नंबर का क्या रिलेशन है? रिब नंबर का रिलेशन है, आप देखो रिब नंबर 5 4 3 2। इस तरफ रिब्स कम होती जा रही हैं, इसका मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लंग्स की पोजीशन की बात की है उन्होंने। कहा जब रिब नंबर 2 है, मुझे बताएं यहाँ पे लंग्स के एपिक्स होगा ना, और रिब नंबर 5 के ऊपर आके क्या हो जाएगा? आपके लंग्स की बेस आ जाएगी। तो हमने कहा कि बेस ऑफ द लंग्स पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, और एपेक्स ऑफ द लंग्स पे जिस पर रिब नंबर 2 की तरफ आ रहा है, यहाँ पर ब्लड फ्लो कम है। मैम यहाँ पे भी ग्रेविटी का कुछ रोल है? ये वही ग्रेविटी वाला रोल ही है जो हमने दोबारा यहाँ पे ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया है। ये वही पॉइंट है जो पहले हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया मैम। सो मैम बेसिकली बेस पे ज्यादा ब्लड फ्लो होगा सबसे ज्यादा लंग्स। यस ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग। क्वाइट ब्रीथिंग, ओके थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है? इफ वी स्टैंड अपराइट डाउन तो क्या होगा? आपका ब्लड ऑपोजिट हो जाएगा, फिर एपिसिक्स में ब्लड ज्यादा हो जाएगा। ग्रेविटी वाला पॉइंट दोबारा बेटा, ग्रेविटी वाला पॉइंट यही है कि अंडर द ग्रेविटी, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है ना, तो आपके ब्लड फ्लो को भी नीचे की तरफ खींचेगी, और उसके खींचने की वजह से क्या होगा कि आपकी बेस ऑफ लंग्स पे ब्लड ज्यादा होगा, लेकिन आपकी लंग की एपिसिस के ऊपर ब्लड कम होगा। ये ब्लड फ्लो नॉर्मली कम होता है वहां पे। ये बात डिस्कस करें। ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके अंदर आप अपसाइड डाउन हो जाते हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो एपेक्स पे ज्यादा हो जाता है।
ये ऐसी बॉडी पोजीशन जिसके अंदर आप अपसाइड डाउन उल्टे लटक जाए आप, तो आपके ब्लड फ्लो एपिस में ज्यादा हो जाएगा। मैम लंग्स से रिलेटेड लेकिन लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछो। मैम ये कोरोना का एक्शन क्या है लंग्स के ऊपर? कोरोना का एक्शन क्या है? कोरोना बेसिकली रेस्पिरेटरी एक वायरस है, इस वजह से लंग्स के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं करता है। ये क्या करता है, आपके एयरवे के ऊपर सिम्टम्स क्रिएट करता है। जैसे कॉमन कोल्ड होता है ना, ये इसके सिम्टम्स बिल्कुल वही है। आपको फ्लू हो जाएगा, ये ट्रैवल करता है आपके मुंह से लंग्स की तरफ। मतलब कि लेट से जैसे कोल्ड होता है आपके स्टार्ट, अगर वो आपके अभी मुंह के अंदर ही है, ठीक है, तो वो आपको जो भी सिम्टम्स होंगे वो थ्रोट में आएंगी। आपका सोर थ्रोट हो जाएगी, खांसी आएगी बहुत ज्यादा। अगर वो थ्रोट से ट्रैवल करके वायरस नीचे चला जाए आपके फेरिंग्स में या आपके लेरिंग्स में चला जाए, तो आपकी आवाज बंद हो जाएगी, तो आवाज नहीं आएगी। उसकी वजह से खांसी की थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। यही वायरस अगर ट्रैवल करके वहां से नीचे आपके लंग्स में चला जाए तो फिर वहां पे निमोनिया होता है। और जो डेथ्स आपको रिपोर्ट हो रही हैं दैट दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द निमोनिया, वो निमोनिया की वजह से हो रही है। ठीक है मैम।